नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले जी हां, बड़ी खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। 1000 से ऊपर यानी कि 1332 नए केस सामने आए हैं। भोपाल में 382, इंदौर में 326 नए केस, ग्वालियर, रतलाम, बुरहानपुर में एक मरीज की मौत हो गई है। तो प्रदेश में आज 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो वो 8000 के पास पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना के 1322 नए केस, भोपाल में 382, इंदौर में 326 नए केस, ग्वालियर, रतलाम, बुरहानपुर में एक की मौत हुई। प्रदेश में आज 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते किस तरह की स्थितियां बन रही है वो भी आपके सामने। और संक्रमण के चलते एमपी के 3 बड़े शहर, ये 3 तस्वीरें आपसे कुछ कहती हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाया गया। प्रशासन और पुलिस की टीम लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रही है। तीनों ही शहरों में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन में पेट्रोल पंप, किराना और फल सब्जी की दुकानें बंद हैं। शोरूम, मॉल, मल्टीप्लेक्स पर ताले लटके नजर आ रहे हैं। हालांकि उद्योग और अन्य जरूरी सेवाएं तीनों शहर में चालू हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर भी खुले हुए हैं। दवा और दूध की दुकानों पर भी ज्यादा लोग आज नहीं दिखे। चलिए, तो 3 शहरों में अपडेट क्या है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और तीनों शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से हमारे साथ विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र के साथ इंदौर की अगर मैं बात करूं, रवि हेमराज सुसोदिया हमारे साथ हैं, और भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुख कर लेता हूं। विजेंद्र, जिस तरह से इससे पहले जब आपकी मेरी बातचीत हुई थी आज दिन में, जब हम बात कर रहे थे कि कोरोना मरीजों को लेकर क्या स्थिति है और साथ ही साथ प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, किस तरह की गाइडलाइन का पालन हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने खुद को समझा, पालन किया उसका या नहीं किया, क्योंकि अब प्रशासन जरूर सख्ती कर रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ कह चुके हैं कि आपको नियंत्रण रखना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, वरना स्थिति इससे भयावह हो सकती है। बेशक विजय, नौबत ही लॉकडाउन की इसीलिए आई क्योंकि लोगों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, और ये वजह जबलपुर में भी सबब बना इस लॉकडाउन का। हालांकि आज हमने तस्वीरें भी देखी कि ऐसे हालातों के बावजूद कुछ लोग बिना मास्क के नज़र आए। और शाम तक का ही अगर हम डेटा की बात करें तो 700 से ज़्यादा चालान पुलिस की ओर से काटे जा चुके थे, जबकि आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी पुलिस के अमले द्वारा ऐसे लोगों पर की थी जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया गया। 32 घंटे का जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है इंदौर, भोपाल को मिलाकर जबलपुर में भी। इस वक्त भी आप देखेंगे कि जबलपुर के एक व्यस्ततम चौराहे में शुमार एक इलाके में मौजूद हूँ मैं, नौदरा पुल चौराहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस फोर्स पूरी तरह से डिप्लॉय है। ये मुख्य चौराहा है, लेकिन आप सड़कों पर वाहनों की आवाजाही होती नजर नहीं आएगी आपको। और एक तरह से प्रशासन मुकम्मल इस बात को कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है कि कतई भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन ना होने पाए, ताकि संक्रमण आगे ना बढ़ना पाए। जो अपडेट है वो विजय मैं आपको दे दूं कि अब से कुछ देर पहले आज के कोविड पॉजिटिव मरीजों का डेटा सामने आया है, और इसमें जबलपुर में 102 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। ऐसे में जबलपुर में 17,674 कोरोना मरीज हो चुके हैं, और एक्टिव केस तेजी से बढ़े हैं। बीते 4 दिन में ही 450 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जबलपुर में रिपोर्ट हुए हैं। 600 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए। लिहाजा ज़रूरत इसी बात की है कि लोग सख्ती से मास्क लगाएं, सख्ती से सैनिटाइज़र यूज़ करें, लेकिन ये पालन न होने के चलते और हालात बिगड़ते देखते हुए जो लॉकडाउन लगाया गया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनता ने भी हालांकि इसको सपोर्ट किया है, और अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई अगर सड़क पर निकला है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की गई है। जिक्र कर दूं मैं यहाँ पर विजय की, चूँकि जबलपुर से ही नागपुर का अगर हम जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र का एक बड़ा महानगर जहाँ पर कोरोना संक्रमण के हालात जो हैं बेहद बेकाबू हो गए हैं। सड़क मार्ग से बेहतरी से वो जबलपुर से जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये खतरा जबलपुर पे पहले ही मंडरा रहा था। जिस तरह से कोविड केस नागपुर में
में बड़े थे, लिहाजा एक चुनौती थी। और अब चूंकि बसों का संचालन भी यहाँ पर बंद है और अब लॉकडाउन जिस तरह से इम्पोज किया गया है, देखना होगा कि आगे जाकर इसका कितना असर नजर आता है। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो आज एक तरह से मुकम्मल बंद इस लॉकडाउन का जबलपुर में नजर आया है। चलिए, आज तो जनता ने भी साथ दिया, प्रशासन ने भी सख्ती करी और लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें हो रही है, नए स्ट्रेन की बात हो रही है, थोड़ा भयावह है अब की बार का कोरोना। लेकिन कोरोना है ही अपने आप में भयावह, इसमें पहले का या अब का बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं करना है, सावधानी जरूर रखना है। जरा भोपाल चलता हूं। सत्येंद्र, आप कहां खड़े हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? दिन भर आपने लगातार शहर की खाक छानी होगी, क्या मिला आपको देखने के लिए कि लोगों में कितना जागरूकता आपने देखी है लोगों की, और साथ ही साथ प्रशासन की कितनी सख्ती? विजय, राजधानी भोपाल में एक दिन का लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। सख्ती रही है, पुलिस के कई बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग पॉइंट की गई है। मैं इस समय राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मौजूद हूं, जहां पुलिस सख्ती कर रही है और चेकिंग भी कर रही है। इस दौरान भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने करीब 3000 पुलिस को मैदान में उतारा और उसके बाद 200 चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग की। चेकिंग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, भोपाल पुलिस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चेकिंग कर रही है और पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पर इस दौरान सिर्फ उन्हीं वाहनों को आवागमन के दौरान उन्हीं वाहनों को सिर्फ छूट दी जा रही है जो जिनमें जरूरत की चीजें दिख रही हैं। हम अगर इसकी लॉकडाउन उल्लंघन की बात करें तो भोपाल पुलिस ने करीब 185 लोगों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की है, जो बिना मास्क और बिना वजह के सड़कों पर लॉकडाउन का मजा देखने के लिए निकले थे। तो ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 185 लोगों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई करके उनको हिरासत में लिया था। इस दौरान हम बात करें कि पुलिस की सख्ती को लेकर, तो शाम के समय डीआईजी इरशाद वली और कलेक्टर अविनाश लावनिया खुद जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने चेकिंग की व्यवस्था देखी थी। भोपाल में प्रवेश करने वाले 5 जो नाके कहे जाते हैं, उन नाकों पर सख्त व्यवस्था लगाई गई थी। इस दौरान पुलिस ने करीब 1200 सीसीटीवी कैमरों के द्वारा इनका निगरानी भी की थी। लेकिन इस दौरान अगर सख्ती की बात करें तो सख्ती देखने को भी मिली, लेकिन कुछ ऐसे भी पहलू दिखे। जैसे बात करें बोर्ड ऑफिस चौराहे की, तो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शाम के समय एक युवक बुलेट से आया, नाम था उसका प्रशांत, और जो टमाटर लिए हुए था उसको एक किलो टमाटर 500 रुपए के पड़ गए। 500 रुपए का जुर्माना उसको लगाया गया, चूंकि वो बिना मास्क के था। इस दौरान पुलिस ने वाकई सत्येंद्र, बहुत आपने एक अच्छी बात ये कही कि लोग भटक रहे हैं बेकार की चीजों के लिए। अब टमाटर इतना जरूरी नहीं है जितना आपका घर में रहना जरूरी है, और सवाल यही है कि आपने कहा कि वो टमाटर भी उसे 500 रुपए के पड़े हैं। चलिए, मैं इंदौर चलता हूं। इंदौर की किस तरह की स्थिति है, रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, बड़ा शहर है, जनसंख्या ज्यादा है, पुलिस ने भी कमान संभाल रखी है, नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही जगह जगह। क्या देख रहे हैं आप आज का दिन, क्योंकि कल सुबह 6 बजे लॉकडाउन खत्म होगा, आज की रात भी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लॉकडाउन से कोरोना खत्म होगा ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि चेन तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन है, लोगों को समझाने के लिए लॉकडाउन है। क्या स्थिति देखी आज आपने? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो चेन है, कोरोना संक्रमण का जो रिएक्शन चेन है, उसे तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। और चूंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि शनिवार रात से रविवार का पूरा दिन और फिर से रात का जो नाइट कर्फ्यू है सुबह 10 बजे से, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो ऐसे तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा का जो लॉकडाउन फिलहाल शहर को मिला है। तो कहीं ना कहीं प्रयास यही किए जा रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम प्रशासन द्वारा, कि लोगों को समझाए। इसके साथ साथ उनको खुद को भी इस चीज को समझना होगा कि अगर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और साथ ही मास्क पहनना भी काफी अनिवार्य है। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर शहर में ढिलाई बढ़ती जा रही है, उसका नतीजा है कि इंदौर शहर में पिछले 3 से 4 दिनों में 300 से ज्यादा मरीज निकल रहे हैं, जो कि अपने आप में अब तक पिछले बार के लॉकडाउन की अगर बात की जाए, पिछले समय में जब ये फर्स्ट वेव आई थी, उस समय में भी जब आंकड़ा जो इंदौर शहर का 500 तक गया था, अब उसी राह पर इंदौर शहर फिर से दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अब चूंकि अगर लॉकडाउन लगाने की नौबत मध्य प्रदेश के 3 जिलों की अगर बात हुई है और उसमें इंदौर शहर आया है, पिछले समय की भी अगर बात की जाए तो जब पूर्णतः लॉकडाउन था उस समय भी इंदौर हॉटस्पॉट सेंटर बनकर उभरा था, और ऐसी स्थिति फिर से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक ही क्षेत्र से बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस निकलते आ रहे हैं। और जिस तरीके से कलेक्टर ने
सख्त लहजे में बताया है लोगों को कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो 151 के तहत अरेस्टिंग भी की जाएगी, जेल भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए अवेयर करने के लिए सख्ती अपनाई जा रही है। जेल भेजने जैसी नौबत इंदौर शहर में आन पड़ी है, तो समझा जा सकता है कि अब भी लोग कोरोना जैसी भयावह बीमारी को कितने हल्के में ले रहे हैं, कितने मजाक में ले रहे हैं। हम आज तो बात कर रहे हैं कि चलिए आज लॉकडाउन रहा है, आज लोग अपने घर में रहे, तो क्या कल भी इस प्रकार के ही पालन होगा? लोग अपने ऑफिस जाएंगे, लोग रूटीन कार्य के लिए निकलेंगे, 56 दुकान घूमेंगे, राजवाड़ा घूमेंगे, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? क्या उन नियमों का हवाला देते हुए उनका पालन करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इंसान सेल्फ रवि, सत्येंद्र और विजेंद्र, सवाल यही था कि आपसे बातचीत का, आपने शहर में लोगों से जाना, प्रशासन से समझा कि इस लॉकडाउन की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। IBC 24 भी यही अपील करता है कि अगर लॉकडाउन है तो सख्ती से पालन कीजिए, लॉकडाउन खुलता है तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम इस चेन को तोड़िए, क्योंकि लगभग साल भर पहले हमने भी यही स्थिति देखी थी। लोगों को रोजगार नहीं मिला, कई लोगों को पैदल घर जाना पड़ा। अब वो स्थिति ना आए, सरकार के साथ, प्रशासन के साथ आप भी खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश भर में 23 मार्च को निर्माण कार्यों के शुभारंभ पर नारियल फोड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इसकी घोषणा की है। फोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे और हम सब लोग भी मिलकर के करेंगे। तो इस प्रकार से एक बड़ा अभियान ढोल धमाके के साथ विकास के नारियल फोड़ने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर करेगी। और दमोह उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि पिछले 2018 के विधानसभा आम चुनाव में यह सीट कांग्रेस ने जीती थी और इस उपचुनाव में भी निश्चित रूप से कांग्रेस ही जीती होगी। कमलनाथ 25 मार्च को दमोह जाएंगे। दमोह उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही जल्द पार्टी सर्वे के आधार पर एक योग्य प्रत्याशी का चयन करके घोषणा करने वाली है। जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, 6-7 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ में हैं। वो भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने के लिए काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के भक्तों का हर रोज तांता लगा रहता है। देर रात विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि राम मंदिर का निर्माण 3 साल में पूरा हो जाएगा। मंदिर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई मंदिर निर्माण की नहीं बल्कि भारत के सम्मान की लड़ाई थी। 500 साल की ग्लानी यात्रा का गौरव यात्रा के रूप में समापन हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि हजारों मुस्लिमों ने भी मंदिर निर्माण में समर्पण किया। राम जन्म मंदिर की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और आगामी 3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भारत के किसी मंदिर में भी ड्रेस कोड नहीं है, दक्षिण भारत में होते हैं। उत्तर भारत में ड्रेस कोड की कोई परंपरा नहीं है। छतरपुर जिले में 16 मार्च को कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। दरअसल बड़ा मलेरा में कांग्रेस पार्टी के घुवारा ब्लॉक के अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मृतक के गांव पटिया पहुंचे। उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, हेमरत, हरिचंद और रामकृपाल। और इसमें अभी काफ़ी बिंदु हैं जिसमें जांच बाकी है और अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं लगातार जारी हैं, जल्दी से जल्दी की जाए। भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मासूम बच्ची को 100 रुपए का लालच देकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और 200 लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 5 घंटे की उस मशक्कत में वहाँ के झुग्गी के क्षेत्र में जो होलिया आया था उसके आधार पर हमने ट्रेस किया। आरोपी भाग करके बाहर जाने वाला था मुंबई, उसके पहले वो निकलता ट्रेन से, उसके पहले पकड़ लिया गया।
और भोपाल में बंधुआ मजदूर से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। लड़की को 16 मार्च को रेस्क्यू किया गया था। लड़की अनपढ़ है, उसके साथ उसकी उम्र से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले, जबकि चाइल्ड लाइन और बचपन बचाओ आंदोलन समिति के दस्तावेजों में लड़की को रेस्क्यू कराते वक्त उसकी उम्र का हवाला 13 साल दिया गया। लड़की झारखंड के रहने वाली, जिसे चंडीगढ़ ले जाया गया था। और रेस्क्यू के बाद बच्ची को चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया है और उसी दिन हमने लिखित कार्यवाही दी थी विशेष किशोर पुलिस इकाई को कि इस प्रकरण में जो है एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें कार्यवाही की जाए। लेकिन अभी तक इसमें हमें ऐसी सूचना मिली है कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब पुलिस स्तर पर जाँच चल रही है। तो इसमें हमारे साथ टीम भेज करके बाल कल्याण समिति के लोगों के साथ टीम भेज करके हमने उसको रेस्क्यू कराया था। रेस्क्यू करा करके उसको आयोग के समक्ष पेश किया गया है। अभी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आयोग इसमें रिपोर्ट हमें भेज देगा, तत्काल इसमें मुकदमा कायम करके आगे ही कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर पुलिस ने कृषि विभाग के रिटायर्ड एसडीओ राजेंद्र सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में प्रताड़ित करने वाली बहू, समधी, उनके बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिटायर्ड राजेंद्र सिंह ने 2 मार्च को घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मृतक के रूम में एक सुसाइड नोट भी मिला था। मृतक ने सुसाइड नोट में आरोपियों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे। और जांच में और उनके सुसाइड नोट से ये प्रमाणित पाया गया कि उनकी जो बहू, बड़े लड़के की बहू प्रीति और प्रीति के पिता, भाई एवं माँ, उनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया, इस कारण से उन्होंने सुसाइड किया। प्रथम दृष्टया ये अपराध 306 में आने से अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अभी विवेचना की जा रही है। अशोकनगर जिले के राजपुर क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात शाम हुई ओलावृष्टि से कई गांवों में फसल प्रभावित हुई है। कल राजस्व विभाग और कृषि विभाग का अमला जांच करने के लिए इन खेतों में पहुंचा। बामोरा लाखेरी गांव के खेत में विभाग का दल जब नुकसान का जायजा ले रहा था, तभी एक किसान प्रताप सिंह यादव नुकसान की जानकारी देते हुए भावुक होकर रोने लगा। उसने बताया कि ओले गिरने से यहां गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पर्सनल मदद कर देंगे, सरकार नहीं करेगी। और एक नजर बिग न्यूज पर। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा किया गया। पहली कैबिनेट की बैठक में सीए को लागू करने की बात कही। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुरा पहुंचे। इस दौरान पीएम ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी, अगर आप चाहती तो आप अपना पैर मेरे सिर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती है, लेकिन मैं आपको अब बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी ने मां माटी मानुष का नारा दिया, लेकिन क्या परिवर्तन आया? क्या घुसपैठियों से मुक्ति दिलवा सकी? हम 5 साल में बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों को अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया है और मानहानि का केस दायर करने की भी बात कही। हालांकि मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने एक बार फिर यह कहा कि मेरी ओर से जो चिट्ठी दी गई है वो पूरी तरह से सही है। पत्र को लेकर मचे बवाल के बीच शरद पवार परमबीर पर हमलावर दिखे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चिट्ठी के जरिए अनिल देशमुख पर गलत आरोप लगाए गए। चिट्ठी में परमबीर सिंह का हस्ताक्षर नहीं है। इस दौरान उन्होंने सचिन वाजे की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर कहा कि वाजे की नियुक्ति न तो गृहमंत्री ने की और न ही मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार द्वारा बांटे गए चावल को लेकर जलन है कि 2 सदस्य वालों को 10 किलो, 20 सदस्य वालों को 1 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भैया, इसमें दोष किसका है? उसने 20 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा है। जब समय था तो आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं? फिर इसमें किसकी गलती? और अब आपको ऐसी खबर के साथ छोड़ जाते हैं जो वाकई प्रेरणा देती है। प्रेरणा ऐसी कोरोना से लड़ने की। कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभाने की वैक्सीनेशन की आपकी और हमारी पहल है, क्योंकि आप लगवाएंगे वैक्सीनेशन, हमें भेजेंगे तस्वीर, हमें भेजेंगे सेल्फी, तो हम क्या करेंगे? ये तस्वीरें देखिए आप।